हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। आज थोड़ा एनर्जी से एक नया चैप्टर का कहते हैं ना शुरुआत करेंगे या आगाज़ करेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर डिस्कस करते हैं ना तो बहुत सारी बातें हैं जो +1 की आएंगी। अभी ऑलमोस्ट मैं अगर बात करूँ तो आज से 10 लेक्चर 12 लेक्चर तक आपके पास लगभग +1 का ही चलेगा। तो +1 का थोड़ा सा अगर मैं वैसे बात करूं तो ये जनरली ऑर्गेनिक के लिए देखिए लाइव सेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसे कहते हैं ना, लाइव सेशन में मतलब क्या है, क्लासरूम वाला। एक क्लासरूम वाला सेशन जो होता है उसमें फ़र्क अलग ही होता है। उसमें आपके पास कोई ऐसा वो नहीं रहता। बट आप लोग +2 में हो तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 11th होता तो फिर भी हम लोग ये करके चलते, कोशिश ही करते कि अपने क्लास में ही कराते। इस वीडियो लेक्चर के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करते हैं। +2 में हो बहुत सारे बच्चों ने आपके पास 11th के तो लगभग जो 11th करके आए वो लगभग सारे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं। जीओसी आपने नाम सुना होगा, हमने 2 चैप्टर पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन और जीओसी। ठीक है, तो जीओसी के अंदर जो आपके पास सेक्शन था उसमें आपके पास क्या था, देखिए मैंने आपके पास पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग 50% पोर्शन कवर करती है अपना। ठीक है, और 50% पोर्शन कवर करती है तो 50% पोर्शन में आपके पास एक्चुअल में क्या क्या आता है। अब हमारे जो यहाँ चैप्टर है वो लगभग 7 चैप्टर है। 4 तो बेसिकली ऑर्गेनिक के ही हैं जो बिल्कुल निचोड़ है ऑर्गेनिक का, और 3 चैप्टर आपके पास पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री लाइफ रिलेटेड टू ऑर्गेनिक। तो 7 चैप्टर हमारे पास है, यानी आपका सेकेंड वॉल्यूम जो है वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अब वहाँ पर फोकस करने के लिए क्या ज़रूरी है कि वहाँ फोकस करने के लिए बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ ऐसा सीन नहीं है कि भाई आपने कोई चैप्टर उठाया, मान लीजिए हमने हेलो एल्केन हेलोजन उठा लिया या अल्कोहल फिनोल ईथर उठा लिया और सीधा करा दिया, उसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। यानी यहाँ बुक की सबसे लास्ट में नीड होती है, पहले हमारे को अल्फ़ाबेट सीखने आना चाहिए, यानी ABCD आना चाहिए। अगर हम ABCD नहीं सीख पाते तो ये लगा लीजिए हमारी ऑर्गेनिक बेकार है, हमें फिर कुछ नहीं आता, फिर रट्टाफिकेशन चलेगा, उसमें फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके पास। ठीक है, अगर आप ढंग से चाहते हो कि भाई हमें सीखना ही है और हमें ऐसा करना है कि भाई आपके पास याद हो जाए चीज़ें, रट्टा नहीं मारना पड़े, तो उसके लिए तो देखिए आपके पास जो बेस है, अगर आपका बेसिक फंडा अच्छा है तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। हालांकि मैंने आपके पास क्या किया, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है पैटर्न को। जैसे ऑर्गेनिक मैंने आपके पास +1 में यूज़ की थी, है लगभग वैसी ही, पर उसमें हमने क्या किया है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक ऑर्गेनिक को पढ़ने से पहले आपके पास क्या क्या बातें हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे तरह से आने चाहिए, कौन से ऐसे टर्म्स है, कौन से ऐसे टूल्स है जो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ सर ये मेरे को आता है तो मैं इसके थ्रू ऑर्गेनिक के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि अब तक फिजिकल चल रहा था, कुछ इनऑर्गेनिक के पोर्शन आ रहे थे, कहीं फार्मूला था, फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल थे, कहीं आपके पास रिएक्शंस था इनऑर्गेनिक का जिसको हम लोग जर्नली कर ले रहे थे। अब यहाँ पर डाटा ऐसा नहीं है, क्योंकि हज़ारों रिएक्शन आ जाएगी, हज़ारों नोमेनक्लेचर आ जाएंगे, हज़ारों कंसेप्ट आ जाएंगे। अब उन कंसेप्ट को बार बार रट्टा मारने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि रट्टा मारेंगे तो अप्लाई नहीं कर सकते, सीख लेंगे तो अप्लाई करना आ जाएगा, बस यहाँ ये फंडा है। तो ऑर्गेनिक को अगर मैं बात करूँ तो मैं जनरली कहते हैं ना, हेलो एल्केन हेलोजन पढ़ने से पहले मैं 3 चीज़ें यहाँ पढ़ के चलूँगा। पहला नोमेनक्लेचर, ठीक है, दूसरा आपके पास जो इनके रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे वो पढ़ के चलेंगे, अपन आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और हम लोग यहाँ जो डिस्कस करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या है, तो ये वाला पोर्शन जो है ना ये हमने पूरा जीओसी में पढ़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि आपको ना प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। आप चाहे करिए 1 लेक्चर 2 दिन में बेसिक 1 लेक्चर कर लीजिए, बट आपके पास इतना होना चाहिए कि जितना मैं आपको वर्क दे रहा हूँ मैं आपके पास क्या करूँगा, जो भी मैंने आपके पास एक खाका तैयार किया है कि इस हिसाब से आपके पास इन चीज़ों को लेके चलेंगे, वो चीज़ें आप लोग डेली की डेली आप लोग डिस्कस करोगे। अगर आपने ये सोचा कि भाई पीछे की तरह भी हमें भी यही नहीं पता कि कौन सा बच्चा, कोई आज लेक्चर देख रहा है सरफेस केमिस्ट्री का, कोई देख रहा है एक्सट्रैक्शन का, कोई अभी तक पीछे केमिकल काइनेटिक्स ही चला रखी है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप डे टू डे करोगे, क्योंकि देखिए मैं तो क्या होगा, मैं तो डेली अपने वीडियो बना के डाल दूंगा। डालने से मतलब नहीं है, जब तक आप उसको देखते नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसको रेगुलरली उसको देख रहे हो, एक कनेक्टिविटी आपने बना ली है, तो वही क्लासरूम वाली फीलिंग हमें आ सकती है।
आप वही प्रॉपर टाइमिंग लेके चलिए। जैसे हमारे स्कूल के अंदर अगर पहला लेक्चर आपके पास केमिस्ट्री का था तो पहला अपना शेड्यूल बनाइए कि जब आप सो के उठते हो और आपके पास नहा धो के अगर आप लोग कहते हैं ड्रेसअप होके हम लोग बैठते हैं कि चलिए ठीक है हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब हम पढ़ते हैं, तो उसमें फर्स्ट लेक्चर आप डिसाइड कर लीजिए सर मेरा फर्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री का है तो मैं केमिस्ट्री ही पढ़ूंगा। वहाँ 1 घंटा हम लोग क्लास में लेते थे, 1 घंटा आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिए। आधे घंटे की वीडियो होती है, आपको 1 घंटा मिल रहा है, 1 घंटा अपना पूरा प्रॉपर वे में ले लीजिए। PDF आपको पहले ही दे रहा हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको लैपटॉप में मेरी रिक्वेस्ट है हर बच्चे से, कोशिश कीजिए आप फ़ोन की जगह लैपटॉप का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फ़ोन से वो बात नहीं है बनेगी, वो आपके पास क्या कहना कहता है आई साइड वीक हो जाएगी, आपके पास और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाएंगे आपके लिए। तो इसलिए क्या अगर आप लोग लैपटॉप का प्रॉपर वे में इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए आप कैसे कहना चाह रहा था कि आप थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अगर करके चलोगे तो ये होगा कि अगर, क्योंकि देखिए हो सकता है 4, 5, 6, 7 यूनिट है, अगर इसको कंप्लीट करने से पहले हमारे स्कूल भी खुल जाएंगे। अब स्कूल खुलेंगे तो उसको कनेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, बेस आपके पास क्लियर होना चाहिए, ताकि वहाँ के कोई बच्चा ऐसे ना कहे कि सर हम तो पढ़े ही नहीं, हमारे तो नेटवर्क ही नहीं आता था, हमारे तो 1 GB डाटा मिलता था, वो तो 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाता था, फिर जूम ऐप मीटिंग ये वो तो उसमें ही हमारा डाटा सारा कंज्यूम हो जाता था, तो हम लेक्चर कब देखे हैं। तो ऐसा आपके पास नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना कि आप प्रॉपर वे में चलिए। आप +1 का अपना टैली करके चलिए, जिस टीचर से आपने पढ़े हैं वहाँ पर आप देखिए कि +1 में आपने नॉमेनक्लेचर में क्या क्या डिस्कस किया था। मैं ऑलमोस्ट उन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि कोशिश करूँगा कि सारा डाटा कंप्लीट करूँ। जो चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा वीक थी +1 के अंदर, जिस बच्चों को नहीं आई थी, उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, और जिन चीज़ों का हमें एज यूजुअल पता है कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं तो उनके बारे में हम थोड़ा सा लाइट लेके चलेंगे कि हाँ चलिए ठीक है आपको पता है तो आप इस चीज़ को टैली कर सकते हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता हो कि सर आपके पास मुझे ये चीज़ें नहीं आती, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि सर ये बात मुझे नहीं आती, ताकि मैं आगे लेक्चर ना बढ़ाऊँ, मैं उन टॉपिक्स के बारे में भी आपसे बातें करूँ, उन टॉपिक्स को भी मैं क्लियर करके चलूँ। नहीं तो फिर क्या होगा, आज प्रॉब्लम इतनी सी थी, कल इतनी सी हुई, फिर आगे इतनी हो जाएगी, तो फिर उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बातें आप लोगों को लेके चलनी है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर जिक्र करते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर बारे में बात करें कि सर हम लोग जिक्र कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली क्या फंडा लेके चलेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले जो पार्ट लेके चलेंगे, जनरली मैं इसको GOC में कन्वर्ट कर रहा हूँ, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हम लोग सबसे पहले उसी की चीज़ें के उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन चैप्टर्स ऐसे हेलोएल्केन हेलोरिन को पढ़ने के लिए आपके इन चैप्टर्स का, इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, वही +1 वाली बात आती है, जब मैं बेसिक कंप्लीट करा के चलूँगा तो ये मान के चलिएगा हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट पहला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं कंप्लीटली बेसिक करा के चल रहा हूँ। तो सिमिलर आपके पास +1 की तरह, क्योंकि पहले चैप्टर में आपके पास बहुत सारी बातें हैं जो +1 की भी है, जो आप लोगों को पता भी है। हाँ, एक बात मेरी बात याद रखना, ऑर्गेनिक सीखेगा वही जो लिखेगा, ये बात मेरी तब मान के चलना। क्योंकि आपके पास अगर आप लिखे चल के चलते हो ना कि ठीक है इसको पढ़ लिया, किताब से देख लिया, कर लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना आप लिखोगे उतना आएगा आपको, जितना आप लिखोगे उतना आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए हम लोग अब कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं जो हम लोग बहुत पुरानी बातें हम लोग जानते भी हैं इनके बारे में, कि सर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आप सब बताते हो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग आते हैं तो कहते हैं ब्रांच है साइंस की जहाँ डील करते हो, ब्रांच है केमिस्ट्री की जहाँ डील करते हो, किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। उसको जनरली आप लोग नाम देते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हमें तो यहाँ क्या डिस्कस करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो कहता है दीज आर दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 4 एलिमेंट मिलकर जितने भी आपके पास कंपाउंड बनाते हैं वो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी जनरली कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे, जो कार्बन कंटेनिंग होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग होंगे, वो सारे आपके पास क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो सर हमारे पास ऐसे तो कितने होंगे, तो हमारे पास ऐसे 60 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड आ जाते हैं। कितना आ जाते हैं, 60 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड आ जाते हैं। अब 60 लाख कंपाउंड को कैटेगराइज करना तो इम्पॉसिबल है भाई, 60 लाख कंपाउंड को कोई नहीं याद रखेगा। अगर हमसे कोई कहते हैं कि 60 लाख नाम याद रखने हैं तो हम तो कह देंगे सर नहीं, हम 60 लाख नाम याद नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डिक्शनरी, आप डिक्शनरी में देखते हो तो डिक्शनरी में आपके पास लाखों वर्ड्स होते हैं क्या हमें लाखों आते हैं,
नहीं आते। पर जब भी हमें कोई नया वर्ड्स आता है तो हम लोग सबसे पहले किसको देखते हैं, डिक्शनरी को देखते हैं। तो उस वर्ड्स को पढ़ने के लिए हमें क्या ज़रूरी था, हमें उस अल्फ़ाबेट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था, जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं। अगर हम उन अल्फ़ाबेट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो क्या हम उसको कनेक्ट कर पाते, क्या हम उसको ज्वाइंट कर पाते, क्या हम उससे एक शब्द बना पाते, नहीं बना पाते, हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते। तो यहाँ भी सेम फंडा है कि अगर आप ऑर्गेनिक के बेसिक कंसेप्ट को जानते हो तो ऑर्गेनिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानते तो ऑर्गेनिक आपके लिए महाभारत हो जाएगी। यानी अगर मैं बात करूं मेडिकल वालों के लिए तो ऑर्गेनिक तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी होगी, जो लाइफ टाइम जब तक तुम साइंस रखते हो, जब तक तुम मेडिकल से हो, तुम्हारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर बार आएगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में आती रहेगी। और अगर हम बात करते हैं नॉन मेडिकल के लिए, तब भी तुम्हारे लिए ये है कि ये आपके पास एक मील का पत्थर साबित होगी किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए। यानी यहाँ से आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सिंपल पैटर्न है अगर हम सीख के चले तो, ठीक है। तो यहाँ अगर आप जिक्र करते हो कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम 60 लाख, अब 60 लाख कंपाउंड को हम लोग वैसे तो याद रख नहीं सकते, तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कैटेगरी बनाई। वो कैटेगरी से ही हम लोग डिस्कस करते हैं जो हम लोग पहले पीछे पढ़ के आए थे। अगर हम लोग यहाँ कैटेगरी के बारे में बात करें तो हम लोग 3-4 कैटेगरी यहाँ डिस्कस करके आए थे। आपको मैंने जिक्र भी किया था कि अगर 60 लाख कंपाउंड का आप लोग डिस्कस करते हो तो कैसे डिस्कस करोगे। तो सबसे पहली कैटेगरी हमने बनाई थी एलिफेटिक कंपाउंड की, एलिफेटिक कंपाउंड। फिर आपने कहा था एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। और अगर बात करें तो आपके पास क्या था, एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिफेटिक। या अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए कि एरोमेटिक हो गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड की अगर बात करें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इनके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इन 60 लाख कंपाउंड को हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि अलग अलग हम इसको कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैं जो आपका पीडीएफ दूंगा उसमें लगभग इसी तरह का पैटर्न हम लोग लेके चलेंगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी बना रखे हैं उसमें, तो वहाँ से मेरे को सारा डाटा हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, आपको फिर नोट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप सिर्फ उसको रफली पढ़िए, याद कीजिए, मेन पॉइंट्स टैली कीजिए और अपना आगे चलिए, ठीक है। तो आपको याद होगा हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड के अगर बारे में जिक्र करते हैं तो दीज आर दोज कंपाउंड विच कंटेन ओनली ओपन चेन, कि ऐसे कंपाउंड जिसको हम लोग ओपन चेन में कंसिस्ट करते हैं उसको हम लोग किसका नाम देते थे, एलिफेटिक का। तो आपने कहा था सर एलिफेटिक के बारे में अगर जिक्र करते हो तो एलिफेटिक में आपने क्या कहा था कि दीज आर दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट ओनली ओपन चेन। लाइक मैंने इसको अगर ओपन चेन में कंसिस्ट किया तो ये आपके पास एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। यह हमने इसको डिस्कस किया, CH3CO CH3, दिस इज कंपाउंड, CH3COOH, दिस इज कंपाउंड, दैट इज एलिफेटिक कंपाउंड। अगर आप जिक्र करते हैं सर हम लोग बात करें किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड की, तो एरोमेटिक जनरली आपको पता है कि एरोमेटिक का अगर जिक्र करते हैं तो एरोमेटिक एक वर्ड आता है अरोमा। क्या आता है, अरोमा। अरोमा का मतलब सबको पता है कि हम लोग सर बात करते हैं स्मेल से, खुशबू से, जनरली बायोलॉजिकल वर्ड है अरोमा। अगर हम लोग वहाँ बात करते हैं तो ऐसे कहते हैं सर स्मेल, खुशबू, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके पास स्मेल प्रोड्यूस करे उसको जनरली नाम दिया जाता था पुराने टाइम में एरोमेटिक का। फिर हम लोग थोड़े से पढ़े लिखे हुए तो हमें पता लगा सर द प्रॉपर्टी लाइक रिजेंबल टू बेंजीन, कि ऐसा कंपाउंड जिसकी प्रॉपर्टी, जिसका बिहेवियर, जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसकी तरह बिहेव करती हो, और आपके पास बेंजीन की तरह, उसको नाम दिया गया किसका, एरोमेटिक कंपाउंड का। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको +1 याद कराता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, कि फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने एरोमेटिक के लिए जिक्र किया था किसका, हक्कल रूल का। अब जैसे हमने जिक्र कर दिया हक्कल रूल कि भाई कोई भी कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक होगी या नहीं होगी, तो अब हक्कल रूल आपको यही डिस्कस करके चलना है हर बच्चे को कि हक्कल रूल क्या था, कैसे हमने पता लगाया था कि एरोमेटिक कंपाउंड में आपके पास हक्कल रूल क्या कहता था, क्या नहीं कहता था, कैसे पता लगेगा बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं है। अगर मैं आपके पास ये बेंजीन दे रहा हूँ तो सर मुझे कैसे पता लगा कि ये आपके पास एरोमेटिक है या नहीं है। तो हक्कल रूल ने क्या कहा था, उसने 3 कंडीशन ली थी कि सर 4n + π इलेक्ट्रॉन ये फॉलो करना चाहिए आपके पास, तो n की वैल्यू आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन होने चाहिए। फिर आपने लिया था कि भाई इट शुड बी प्लेनर, कि ये आपके पास क्या होना चाहिए, ये आपके पास प्लेनर होना चाहिए।
फिर आपने लिया था कि आपके पास तीसरा कंडीशन क्या था कि इसके हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए। तो अगर मैं इन तीनों कैटेगरी को इस पे अलाउ करूं तो अगर ये फॉलो हो जाती है तो दैट इज एरोमेटिक, अदरवाइज ये नॉन एरोमेटिक होगा। तो आपने कहा कैसे भाई, अगर मैं इन कार्बन के देखता हूं तो देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, हर पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सारे कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आप किसी भी कार्बन को देख लो सब कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सिमिलर है। ठीक है, अपने किताब में से ढूंढ के पढ़ना है, उन रूल्स को फॉलो करना है, वहां से एरोमेटिक कंपाउंड निकालने हैं, जितने भी वहां पर कंपाउंड दे रखे हैं एरोमेटिक के सारे एग्जाम्पल निकालने हैं और उनको टैली करना है उस एग्जाम्पल के साथ, राइट। तो आप कह रहे हो कि सर ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो हमने कहा बेंजीन, तो बेंजीन इट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इट शुड बी प्लेनर, क्योंकि जो भी sp2 होगा प्लेनर होगा। प्लेनर का मतलब आपके पास 120 का एंगल, 120 का एंगल होगा तो आपको पता है कि दिस इज प्लेनर, याद रहेगा, ये प्लेनर का सिस्टम हो गया। ये दो कंडीशन हमारी फॉलो होती है, तो दो कंडीशन के बाद हमारी तीसरी कंडीशन क्या बचती है, तीसरी कंडीशन बचती है कि सर अगर आपने ये कंपाउंड जो दिखा रखा है ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग बात करते हैं 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो हमारे पास ये फॉलो करता है या नहीं करता, कि अगर हम लोग 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ले लेना यहाँ पे, यहाँ आपके पास 2, ये आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, इक्वल रख देंगे इसके। तो अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये अगर इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा तो अभी आपके पास बड़ी बात है। तो हमने कहा कैसे फॉलो करेगा, तो आपने देखा सर 4n की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप देख रहे हो कि एक डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो 3 डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे, 6। बस समझ में आ गई। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अंडरस्टूड हो गया हमारे पास क्या कि ये फॉलो करेगा 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन को। ये पाई इक्वल टू रख सकते हो ताकि जो भी पाई इलेक्ट्रॉन हो वो कंसिडर हो जाए कि ये आपके पास एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो हमें पता लग गया सर बेंजीन शुड बी एरोमेटिक। तो ऐसे कंडीशंस आप जितने क्वेश्चंस आप पढ़ के आए, जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटा सा, कि ये मेरे पास एक केस है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, अभी नाम नहीं ले रहे हम इसका, ये लेके चल रहे हैं। अब मैंने कह दिया कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे कि एरोमेटिक है या नहीं है। पहली बात, आप इस कार्बन को देखिए, कार्बोकैटायन है तो इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये भी sp2 ये भी sp2, ठीक है, sp2 हो गया तो प्लेनर होगा ही होगा। बस समझ में आ गई। अब आप देखिए अगर आपके पास, अगर हम लोग बात करें किसकी, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन की, तो 4n प्लस 2, तो 4n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू अगर निकालनी है तो आपके पास कितनी आएगी, देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सिर्फ 2 है, यहाँ पे कर लोगे, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हो गए, यहाँ पे 2 है, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 0। तो इसको हम लोग किस में कंसिडर करेंगे, आपके पास किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में। अगर यहाँ पर गलती से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक नेगेटिव चार्ज होता, तो आपको पता है कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, रूल फेल, sp3 हो गया। तो sp3 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 4 प्लस पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करूं तो देखिए क्या होगा, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 कैसे हो गए, समझ में आ गया। 2 तो देखो इसके ये वाले बॉन्ड के, और 2 ये रहे, 4 हो गए। 4 यहाँ फॉलो करो, कितना आ गया आपके पास, n 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। क्या यहाँ 0.5 कंसिडर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपके पास, नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि देखिए मैं जब जिक्र कर रहा हूँ एलिफेटिक कंपाउंड की, तो दीज आर दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली ओपन चेन आर कॉल्ड एरोमेटिक। These are those compound with the property like resemble to benzene are called aromatic। आप ऐसे भी बता सकते हो अगर वहां पर, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है कि इन बातों का हमें पता होना चाहिए कि हमने हक्टल रूल कहाँ पढ़ा था। अगर आप नहीं जान सकते, जिस बच्चे को नहीं भी आता, ये उनके लिए डिस्कस किया जा रहा है, फिर हर बच्चा इस चीज को टैली करेगा, सर मैंने हक्कल रूल कहाँ पढ़ा था। तो मुझे याद होना चाहिए कि अगर टीचर हक्कल रूल की बात कर रहा है कि हम लोग यहाँ हक्कल रूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि सर हक्कल रूल था क्या, तो एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस कंसेप्ट को आपने डिस्कस किया था उसका नाम था हक्कल रूल। क्या नाम था, हक्कल रूल, और कुछ नहीं था, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंडीशन, sp2 कंडीशन, और इट शुड बी
प्लेनर। बस ये तीन कंडीशन अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स फॉलो कर जाता है, तीनों के तीनों, तो वो क्या होगा, एरोमेटिक, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैंने आपको एक कंडीशन लेके दिखा दी, आप ये ले सकते हो, एक जगह ये रख सकते हो, ये यहाँ पर ऐसे करके पॉजिटिव रख दो, और एक जगह ये रख सकते हो। दोनों की कंडीशन आपने देख ली साफ साफ कि सर कैसे मेरे को पता लगा कि ये आपके पास नॉन एरोमेटिक होगा और ये एरोमेटिक। पहली कंडीशन 4n + pi इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आपने कहा कि सर यहाँ से चलिए टैली कर लेते हैं, तो हमने टैली किया कि भाई कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें से याद रखना sp2 हाइब्रिडेशन होती है। बस समझ में आ गई। हाइब्रिडेशन तो निकालनी बताई थी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, सिंपल सी बात है, 4 वैलेंसी यहाँ पर आपके पास पुट कीजिए, आपके पास हाइब्रिडेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसका टैली करके चलेंगे क्योंकि ये इस तरह से होगा। बस समझ में आ गई, कार्बोकेटाइन इस तरह से होगा, तो हम लोग वहां से टैली करके चलेंगे तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा sp2 हाइब्रिडेशन है। तो जब sp2 हाइब्रिडेशन है, प्लेनर हो गया, तो 4n + pi इलेक्ट्रॉन, तो 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन 2, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है इनकी, 0 आ रही है, तो इट शुड बी एरोमेटिक। जबकि यहाँ देखते हैं तो यहाँ आपके पास पहली कंडीशन तो sp3 होती है, ये प्लेनर होगा ही नहीं, दो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, 4n प्लस, और देख लो तो 4n + 2 pi 4 हो गए, तो n की वैल्यू 1/2 यानी 0.5, तो ये नहीं कर रहा तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक, और ये करेगा तो क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो किसी भी कंडीशन से आपके पास, सबके पास बुक है, आप उसको निकालो +1 के जितने एग्जाम्पल आपको मिलते हैं उन एग्जाम्पल के साथ टैली करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, बात समझ में आ गई। यही रिवीजन चलेगा हमारा कि हमारे अगर दोनों को कंसेप्ट पढ़ने हैं कि भाई हम उसको भी पढ़ के चले और इनको भी पढ़ के चले, ताकि हमें कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे पास, हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में तभी आऊंगा जब हम इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम लोग चलते रहेंगे। आगे देखिए, फिर आता है आपके पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड। सबको पता है कि हमारे पास कार्बन की 3 चेन थी, यानी 3 कार्बन की चेन थी, इसको हम लोग नाम दे रहे थे किसका, प्रोपेन का। किसी ने कहा कि सर इस कार्बन को आप इस तरह से कंसिडर कर लो और एक साइकिल में कन्वर्ट कर दो, तो आपने कहा नाम तो प्रोपेन ही होगा, पर हम यहाँ एक प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रोपेन होगा पर हम यहाँ एक प्रीफिक्स यूज करेंगे जिसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। यानी दीज आर दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट इन क्लोज चेन आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, याद रहेगा। फिर इन्होंने यूज किया कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो हेट्रो का मतलब क्या हो गया, साइक्लिक तो होंगे पर साइक्लिक के साथ क्या होंगे, कोई यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अटैच हो जाए, कोई यहाँ पर आपके पास ऐसा कंपाउंड अटैच हो जाए जो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो, दैट इज आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। बस समझ में आ गई। तो हेट्रो के बारे में भी आगे मैं चल के बताऊंगा कि उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। पहले आपका मेन मोटो क्या होगा कि जब हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ पर मेन टारगेट है क्या, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड सारा स्टडी करके चले। जितने भी 4-5 एग्जांपल थे, जिसको नहीं आते मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, सर ये कंपाउंड मुझे नहीं पता, मैं आइडेंटिफाई करके दूंगा कि वो एरोमेटिक है या आपके पास नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो यहाँ एक एंटी एरोमेटिक कंसेप्ट भी आएगा, वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है तो जनरल बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आपके पास आता है सर क्या, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सबको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था तो हमने नाम दिया था सैचुरेटेड का, और अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल था और ट्रिपल था तो क्या नाम दिया था, अनसैचुरेटेड का। ये सब बातें आप लोग जानते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है सारा। ठीक है, 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है। हमने सिर्फ 11th में एक नया मुद्दा यहाँ पर छेड़ा था जिसका क्या था, एरोमेटिक कंपाउंड किसके साथ, बाय हक्कल रूल। हक्कल रूल के साथ आपको पता होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे। तो ये 4-5 बातें थी जो हमने यहाँ डिस्कस की। किसी भी सैचुरेटेड, आपके पास नॉन सैचुरेटेड की बात करते हैं, या आपके पास इनकी बात करेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो ये कौन कौन से होंगे। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो हमारे पास एक और कंपाउंड था, ये तो 5 हो गए। एक आपने पढ़े थे एरोमेटिक में, हमने डिस्कस कर लिया। एक हमने पढ़े थे बाईसाइक्लिक कंपाउंड, याद हो, जिसमें हमने ब्रिज हेड दिखाया था, याद है आपको। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे वाले ये कंपाउंड था, ऐसे वाले कंपाउंड पढ़े होंगे। जिस बच्चे ने नहीं पढ़े हों उनके बारे में जरूर मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। उन बच्चों को हम लोग सिखाएंगे भी यहाँ पे। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ भी रखे हों, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं भी पढ़े हों। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ब्रिज, आपके पास बाईसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो
कंपाउंड। तो हम इन कंपाउंड के बारे में, ये भी एक कैटेगरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं कि ऐसे कंपाउंड सर हमने कहाँ पढ़े थे। बाईसाइक्लिक कंपाउंड आप जो कंसिडर कर रहे हो, इनको वाई कॉल्ड बाईसाइक्लिक, इसको हम लोग बाईसाइक्लिक क्यों बोलते हैं। जनरली यहाँ पर आपके पास एक और मिलता है जिसको ब्रिज हेड कंपाउंड भी बोलते हैं। जैसे इन्हीं को कई लोग ऐसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कंपाउंड, ब्रिज हेड कंपाउंड। बहुत सारे लोग इस नाम से भी जानते हैं इसको, ब्रिज हेड कंपाउंड या बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो हम इनके बारे में भी आपके पास कंसीडर करने वाले हैं कि सर हमने ब्रिज हेड कंपाउंड कहाँ पढ़े थे, हमने एरोमेटिक कहाँ पढ़े थे, हमने एलिसाइक्लिक कहाँ पढ़े थे। तो ये जनरल फंडा है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हों, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें फिर यही रहता है कि वो पहले लेक्चर इसलिए होता है कि सब तैयारी के लिए, कि अब हमें ये मटेरियल चाहिए, अब हमें ये मटेरियल चाहिए, ये मटेरियल यहाँ से कंसिडर करना है। तो ये सारी बातें आप पहले से लेके चलोगे कि मेरे को ये बातें पता होनी चाहिए, तो ऑलरेडी मेरे पास ये चीज़ मटेरियल होना चाहिए, ताकि जब हम लोग यहाँ कंसिडर करें इन चीज़ों को, जब हम इसको यहाँ सीखें कि इस कंपाउंड का नाम हम लोग क्या देंगे, इस कंपाउंड का नाम क्या देंगे, तो इसके बारे में फिर आपको अवेयर होना चाहिए पहले से कि सर मेरे को ये कंपाउंड सीखना है, एक्चुअली मुझे काम आएगा। तो दैट इज ब्रिज हेड कंपाउंड, या आप नाम दे सकते हो उसको बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में भी आप लोग यहाँ स्टडी करेंगे। एक यहीं पे हमने डिस्कस किया था स्पायरो कंपाउंड, स्पायरो कंपाउंड, ये कंपाउंड की कैटेगरी है, ध्यान रखना, नॉमेनक्लेचर अभी डिस्कस नहीं हुआ, ये सिर्फ कंपाउंड्स की कैटेगरी है कि हम किन किन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्पायरो कंपाउंड कैसा था, तो स्पायरो कंपाउंड लाइक कुछ हमारा ऐसा था, ये सब हमने डिस्कस किया था, इंटरेस्टिंग कंपाउंड था। लाइक दिस कंपाउंड आर नॉन एज स्पायरो कंपाउंड। ये जो कंपाउंड थे हमारे, इसको हमने किसका नाम दिया था, स्पायरो कंपाउंड्स का नाम दिया था, याद रहेगा, इसको हमने किसका नाम दिया था, स्पायरो कंपाउंड का। तो ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हम लोग यहाँ कंसिडर करने वाले हैं। एक हमारे पास था आइसोलेटेड कंपाउंड। अगर आपने सुना हो कि सर आइसोलेटेड कंपाउंड आपके पास क्या था, तो आइसोलेटेड हमारे पास था बाईसाइक्लिक। अगर याद हो आपको तो मैं याद करा देता हूँ। ऐसे एग्जाम्पल अगर आपने देखे हो मेरे थ्रू, CS2 यहाँ CS2, तो दिस इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये जस्ट लाइक अ रिमेंबर, आपको सिर्फ याद रखना है कि ऐसी चीजें हमने कहीं पढ़ी थी। अब मेरे को क्या नहीं आता, अब आपका सबसे मेन क्वेश्चन क्या होना चाहिए, जैसे सबसे मेन बात है ना, जैसे अभी जूम मीटिंग की अगर बात कर रहे थे तो वहाँ भी सर कह रहे थे भाई आप अपने उन पोर्शंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए जो आपको नहीं आता। बस समझ में आ गई। तो अब मैंने भी इसीलिए सोचा है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि अब हमारे पास चॉइस है, अब हर बच्चे के पास इंडिविजुअल चॉइस है, वो क्लास वाला सिस्टम नहीं है कि क्लास में खड़े होकर बोलना है सर मुझे नहीं आया मुझे बताओ। आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो जिसमें आप पूछ सकते हो कि सर ये बात तो मुझे पता ही नहीं है, तो क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हो, क्या मेरी हेल्प कर सकते हो। तो मैं आपके लिए फिर हाजिर हूँ कि हाँ चलिए ये टॉपिक मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ये टॉपिक आपके पास काम का टॉपिक है, इस चीज़ को हम लोग जनरलाइज करेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो वो कैटेगरी है, आपको ये हम लोग कैटेगरी यहाँ पढ़ने वाले हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कैटेगरी है आपके पास किसके, उन 60 लाख कंपाउंड को जिनमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। फिर यहाँ पर बेसिक फंडा और क्या था, हमने क्या पढ़ा था, हमने एक पढ़ा था होमोलोगस सीरीज, याद है क्या पढ़ा था, होमोलोगस सीरीज। कि होमोलोगस सीरीज आपके पास सर क्या थी, तो आपने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग बात करें होमोलोगस सीरीज की, तो होमोलोगस सीरीज में हमने क्या कहा था, तो हमने यहाँ पर एक तो जिक्र किया था कि सर अगर आप लोग बात करते हो होमोलोगस सीरीज की, होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज क्या थी कि ऐसा कंपाउंड जो डिफर कर जाए किससे, CS2 ग्रुप, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस। तो आपने नाम दिया था सर, जैसे मिथेनॉल ले लो, 2 कार्बन के लिए इथेनॉल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनॉल, राइट, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनॉल, 5 कार्बन के लिए पेंटेनॉल। ये सारा कंसेप्ट हम लोग पढ़ के आए थे। अब इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। फंक्शनल ग्रुप हम लोग किसको बोल रहे हैं, R यहाँ OH है, तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप R, तो फंक्शनल ग्रुप तो देखो सारे हमारे पास सेम है, डिफर किससे कर रहा है, बाय CS2 ग्रुप। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपके पास क्या, होमोलोगस सीरीज। क्या कहलाएगी, होमोलोगस सीरीज। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको टैली करके चलने हैं कि हाँ हमने ये चीज़ कहीं पढ़ी थी, तो इन चीज़ों को मैं टैली कर सकता हूँ, विजुलाइज कर सकता हूँ, इन चीज़ों को मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ।
तो ये बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर हमारे पास डाटा रहेगा कि हम इन चीज़ों को किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। फिर आगे की अगर बात करते हैं सर, हम होमोलॉगस सीरीज की बात करते हैं। तो आपने पढ़ा था पैराफिन, आपके पास ऑल्फिन कि पैराफिन क्या होते हैं, ऑल्फिन क्या होते हैं। तो हम लोग ये जब बातें डिस्कस करके आ चुके हैं कि भाई आपके पास अगर हम लोग बात करें पैराफिन की, तो आपने कहा था सर पैराफिन हम लोग किसको बोलते हैं, सैचुरेटेड बॉन्ड को। जो सैचुरेटेड हो, सिंगल हो, हम लोग उसको नाम देते हैं पैराफिन, यानी एल्केन को हम लोग पैराफिन बोलते हैं। जो भी हमारे पास एल्केन बनेंगे उसको हम लोग किसका नाम देंगे, पैराफिन का। और जब हमने ऑल्फिन का जिक्र किया था तो हमारे पास क्या था, जहाँ भी डबल बॉन्ड का जिक्र था वो हमारे पास क्या थे, एल्कीन का, वो हमारे पास ऑल्फिन थे। तो कोई पूछ ले ऑल्फिनिक बॉन्ड क्या होते हैं, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऑल्फिनिक बॉन्ड बोलते हैं। पैराफिन बॉन्ड क्या होते हैं, तो पैराफिन बॉन्ड बोलते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को पैराफिन बोलते हैं। याद रह जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी बातें जो है वो हमारे को याद रखनी है, मतलब कहते हैं ना दिमाग में लेके आनी है कि ये बातें हमने कहाँ पढ़ी थी, ये बातें हमने +1 में पढ़ी थी। तो वही बातें हमारे पास डिस्कस करनी है कि सर ये बातें हम किस तरह से अब यूज कर सकते हैं। अब देखिए ना, मैं वो +1 का लेक्चर नहीं लेके चल रहा, क्योंकि +1 के लेक्चर में तो क्या आती है, चीजें बोरिंग सी होने लग जाती है। अब बीच में मैं कुछ ही बताऊंगा, जहां जिसका नाम आ गया, टॉपिक आ गया, उसके बारे में वही डिटेल में बताऊंगा। वो वाली बात नहीं कि +1 में आ रहा है तुम्हें तो आता ही होगा, ये तो पता ही होगा, वो वाला कंसेप्ट नहीं। जो जहां आ गया, क्योंकि हो सकता है कि भाई आपके पास 20 बच्चों को आता हो, 30 बच्चों को नहीं आता हो, तो सबको सबके लिए कि जहां भी आपके पास जो वर्ड आ रहे हैं, चाहे पैराफिन आ रहा हो, चाहे ऑल्फिन आ रहा हो, आपको पता होना चाहिए कि सर ये मैंने कहाँ पढ़ा था। तो ऑल्फिन का मतलब साउंड करना चाहिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पैराफिन का मतलब आपके पास साउंड करना चाहिए क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो दैट मीन्स आपको क्लियर हो जाता है कि सर ये बातें मेरी कहाँ पढ़ी हुई है, +1 में। दैट इज इंट्रोडक्शन। इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, वो चीज़ें जिनका हमने पहले से एक बार डिस्कस करना है, आगे जाके हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे कि भाई ये चीज़ें मैंने कहाँ पढ़ी हुई थी, उन चीज़ों के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं। एक आपने याद होगा आपको, आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन निकल बताया था, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन और कार्बन। मैं कंपाउंड लिखता हूँ, वहां आपको विजुलाइज करा देता हूँ कि प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन या हाइड्रोजन क्या थे। CH3C, यहाँ CH3, यहाँ CH3, CH, यहाँ CH3, CH2, यहाँ CH3। क्लियर है। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। इसको देखिए, ये कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। ये कितने कार्बन से अटैच है, 3 से, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी। कोई 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं बोलेगा, ये बात ध्यान रखना। ये 4 से अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाटनरी। ये होगी कार्बन की पोजीशन कि कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन क्या होते हैं। तो ये वर्ड्स याद रखना कि अगर मैं पूछूं प्राइमरी कार्बन कि प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं, तो आपको बताना चाहिए ऐसा कार्बन जो सिंगल एक ही कार्बन से अटैच हो। अगर मैंने पूछ लिया सेकेंडरी कार्बन, तो ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच हो, दैट इज सेकेंडरी। ऐसा कार्बन जो 3 से अटैच हो, वो क्या कहलाएगा, टर्सरी। ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच हो, वो क्या कहलाएगा, क्वाटनरी कार्बन कहलाएगा। तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर मेरे से कोई पूछ ले कि सर आपके पास क्या निकालना हो, भाई मेरे पास अगर यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ जाए कि मेरे पास प्राइमरी कार्बन क्या होता है, या आपके पास सेकेंडरी कार्बन या हाइड्रोजन जो भी है क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ कार्बन और आपके पास डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालना। तो जनरली हम लोग यहाँ से इसको बात करते हैं क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब आपके पास क्या हो गया, यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन कितने हैं, तो बता सकते हो। तो मैं यहाँ लिखूँ प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्सरी कितने हैं और क्वाटनरी कितने हैं, तो बता दोगे। तो आपको दिख रहा है प्राइमरी कार्बन कितनी है, 1। ये भी प्राइमरी कहलाएगा क्योंकि 1 से अटैच है। ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए आपके पास प्राइमरी कार्बन। क्लियर। सेकेंडरी सिर्फ एक ही कार्बन है जो आपके पास सेकेंडरी है, वो 2 कार्बन से अटैच था, तो इसलिए एक क्या हो गया, सेकेंडरी। टर्सरी भी क्या है, एक ही है। क्वाटनरी भी कितना है, एक ही है। तो ये आपके पास क्या कहलाया, डिग्री ऑफ कार्बन। तो ये आपको निकालना आना चाहिए, किसी भी कंपाउंड की शक्ल देख के आप बता सको इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन कौन से हैं। क्लियर है, बताइए। बिल्कुल एडवांस तरीके से लेके चलना है, खुशी खुशी पढ़ना है इस चीज को, दुख होके नहीं पढ़ना, बर्डन लेके मत पढ़ना कि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं सर, ठीक है पढ़ लेते हैं, ऐसा मत पढ़ना। ऐसे से ना पढ़ने से बढ़िया, मतलब कहना है पढ़ने से बढ़िया मत पढ़ो, फिर कोई फायदा नहीं है।
एंजॉय करके पढ़ोगे तो काम आएगा, ये मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। फिर आप बात करते हो सर अगर यहाँ पर अगर हमें बात करना हो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के लिए, किसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, इसी में मेरे को हाइड्रोजन निकालना हो तो मेरे पास प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं, उसी प्राइमरी कार्बन पे हाइड्रोजन गिन लो। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन और क्वार्टनरी हाइड्रोजन। समझ गया? आ गया? प्राइमरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बताना है तो देखिए प्राइमरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 3 इसमें 3 3 3 और 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो 15 प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए। क्लियर? सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं। टर्सरी हाइड्रोजन कितना है, 1 है। और क्वार्टनरी कितने हैं, 0 है। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? बताइए, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? क्या आपको ये पता लग गया कि डिग्री ऑफ कार्बन कैसे फाइंड आउट करेंगे और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो किसी की शक्ल देख के बता सकते हो? छोटा सा अगर कार्बन ले लूँ मैं यहाँ पे CH3 तो इसमें दोनों ही प्राइमरी है। बात समझ में आ गई? तो 2 प्राइमरी कार्बन और 6 आपके पास क्या हो जाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन, क्योंकि ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। समझ में आ गया? तो छोटे से छोटा कंसेप्ट आप यहाँ से टैली करके चलोगे कि ये डिग्री ऑफ कार्बन का कंसेप्ट होगा, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का कंसेप्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि दिस इज डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन मीन्स कि एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन का मतलब उस प्राइमरी कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, दैट इज क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पढ़ के चलनी है शुरू से ही, ताकि हम ऑर्गेनिक को और एडवांस बना सके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में कहते हैं ना एंजॉय कर सके। देखिए नॉमेनक्लेचर में मैं बहुत ही कम से कम टाइम का इस्तेमाल करूंगा ताकि चीजें एडवांस रहे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज चीजें तो फिर कितनी ही बढ़ाने चल जाओ, नॉमेनक्लेचर भी मैं 15 दिन में खत्म कर सकता हूँ, 15 दिन लगा सकता हूँ नॉमेनक्लेचर में भी, पर हमें उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम लोग बेसिकली +1 पढ़ के आ चुके हैं। तो हम तो उन चीज़ों को यूज़ करेंगे जो चीज़ एक्चुअल में यूज़ होनी है, सारी चीज़ों को हम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका रोल क्या है, GOC के अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप उनके बारे में डिस्कस कर रहे हो। डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में आपने डिस्कस कर लिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस कर लिया। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे किसी भी कंपाउंड का, आप लोग डिग्री ऑफ कार्बन डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हो। ठीक है, फिर आपको सबसे मेन मुद्दा एक और भी याद रखना है, ये आप सबको पता ही है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सबको पता है sp3 होगा, डबल है तो sp2 और ट्रिपल है तो क्या होगा sp, ये तो सबको पता है। अरे निकालना आता है ना ये, तो हाइब्रिडाइजेशन भी सबको आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो मैंने पीछे हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर आपको दिया था, आप वहां से भी कंसिडर कर सकते हो कि सर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। मान लीजिए हमने एलीन में पूछ लिया था आपसे कि सर एलीन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ एलीन दिया था मैंने आपको, ऐसे ही था ना कि दिस इज एलीन, तो एलीन में हमने लिखा था कार्बन 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 CH2 CH2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी थी, दैट इज sp2 दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, sp आएगा, ध्यान रखना। सिंपल, नहीं तो कार्बन वैलेंसी 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के कितना हो जाएंगे, वही 2, 6 हो गए। 6 को डिवाइड करो किससे, 2 से, 2 से आ गया 3, 3 का मतलब sp2। यहाँ देख लो 3 का मतलब sp2, बीच में कितना, 1 कार्बन 4 वैलेंसी, 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 2, 2 का मतलब क्या हो गया sp। तो दोनों मेथड है मेरे पास। बस समझ में आ गया आपको क्या क्या करना है। आज का लेक्चर में आपको क्या करना है, हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, इंट्रो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आगे 2-3 दिन हमारे इन्हीं का लेक्चर रहेगा कि सर हम लोग डिग्री ऑफ आपके पास डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट आप लोग पढ़ के आए हैं, इन सब के PDF आपको मिलते रहेंगे रेगुलर। जैसे जैसे मैं लेक्चर चलाता रहूँगा इसी के बिहाफ पे मैं आपको PDF देता रहूँगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगती है, जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि सर ये बातें मुझे नहीं पता, मैं उसमें क्वेश्चंस भी दूंगा आपको। वो क्वेश्चंस किए हुए हैं ऑलरेडी, ताकि आप लोग टैली कर सको कि इन क्वेश्चंस में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, क्या चीज़ मुझे समझ में आई।
जो चीज़ नहीं समझ में आई आप उसको सर्कल कीजिए, मुझे बताइए, उस टाइप के क्वेश्चंस मुझे दीजिए, इन बातों को टैली कीजिए, याद कीजिए कि क्या ऐसी बातें हम पढ़ के आए थे। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कल से अपने नोमेनक्लेचर यानी दैट इज IUPAC नेम कि IUPAC नेम डिस्कस करने से पहले हमें इन बातों का पता होना चाहिए। कुछ मैं जनरल फार्मूले भी दूंगा आपको, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का तो आपको बताइए कि अगर हम लोग एल्केन की बात करते हैं तो CnS2n+2, ऐसी एल्कीन की बात करते हैं तो CnS2n, ठीक है, CnS2n, CnS2n-2, ये सब हमारे पास पहले से डिस्कशन है, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे, फिर भी हम लोग इन चीज़ों को रिवाइज करके चलेंगे और फिर अपना आगे नया लेक्चर जब डिस्कस करेंगे तो हम इसी के बिहाफ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरी बात समझ में आ गया आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इन बातों को हम लोग अच्छे से टैली करते हुए फिर हम लोग अपने आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, मैंने लेक्चर इसी वजह से तैयार किया है, मैंने वो वाला लेक्चर नहीं है कि अपना काम कंप्लीट करना है कि चलो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये लेक्चर +1 के भी काम आएगा, +1 वाले को कोई काम नहीं आने वाले लेक्चर। बस समझ में आ गया, ये लेक्चर उन्हीं के काम आएगा जिन्होंने एक्चुअली में +1 पढ़ा हुआ है। और नया जो बच्चा है, फ्रेशर जो बच्चा है, जो उनको सीख रहा है एक्चुअल में, जो +1 से जो अपनी चीज़ें भूल चुका है +2 में आके, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, उनको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसे लेक्चर हम लोग जनरली ड्रॉपर के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए बनाते हैं, हम आपके लिए बना रहे हैं ताकि आपका कम समय में अच्छा रिवीजन हो, अच्छा आपके पास कंपटीशन क्लियर हो जाए, यहाँ से पता लग जाए, ठीक है। तो आप ये इसको पढ़ेंगे, सारा डाटा देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने नए लेक्चर में नोमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।